अभी जो हमने कैलकुलेशन ऑफ वर्क के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा है उसको फिर से एक बार समराइज करते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि जब फोर्स कांस्टेंट हो तो उसमें कैसे वर्क डन का कैलकुलेशन होगा, और जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उस केस में वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों ही हमें सीखना है। ठीक, तो पहले हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब कि उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स्ड रहना चाहिए, दोनों ही कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स कहीं इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो अभी हमने वर्क डन का जो वैल्यू लिखा था वो ये लिखा था कि F डॉट S इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को जो है हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले सीखा था हमने कि इसको दो और तरीके से लिखा जा सकता है ना। कैसे लिखा जा सकता है वो इस तरह से कि वर्क डन इज, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट along फोर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये चीज हमने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें ये जो डिफिनेशन लिखा है यहाँ पर कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along फोर्स, इसी को हमने वहां पर लिखा। और एक और तरीके से लिख सकते हैं वर्क को कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स along डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट and force along displacement। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के चार तरीके से हम लोग वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर दोनों वेक्टर यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हो, एंगल दिया हो, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता हो तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में क्या है कि एक एल लेंथ का स्ट्रिंग है जिसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, और दूसरे एंड से एक एम मास का बॉल अटैच कर दिया गया। ठीक है, और इसको जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया ताकि ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है। ठीक, तो ये जो बॉल है वो इस तरह से रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ आता है। ठीक, तो हमें सिर्फ दो पोजीशन के बीच में, इसको मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन है और ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक के बीच में हमें ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय gravity on the ball, on
द बॉल। तो फिगर में आप देखेंगे कि इस बॉल पर जो mg फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ, इनिशियल से फाइनल की तरफ ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा √2 इंटू एल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रिंग का लेंथ एल और एल दिया गया है, तो ये √2l का डिस्प्लेसमेंट होगा। साथ में ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन का बात किया जाए, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना हो, तो जो 4 फॉर्मूले हमने देखे है ना, पहला फॉर्मूला है कि F.S। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg का वर्क डन पूछा गया है, तो अगर हम लोग ऐसा साइन कन्वेंशन ले लें कि ये अपना x डायरेक्शन है और ये अपना y डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स को हम लोग लिखेंगे mg माइनस j कैप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि निगेटिव y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स। ठीक है, डॉट जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक, √2l मैग्नीट्यूड है इसका। इसके कंपोनेंट के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो लिखेंगे, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा नीचे, है ना। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -l i कैप और -l j कैप। ठीक है, तो अगर इसमें आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा जो है ये j कैप और j कैप का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, i वाला इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा mg इंटू एल। ये वर्क डन हो गया। ठीक, ये हो गया पहला वाला फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्मूला था। ठीक है, ये जो वैल्यू आया वर्क का वो आया पहले इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया F.S। उसके बाद ये दूसरा जो फॉर्मूला है F.S cos थीटा, इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, है ना। उस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहता है कि जो वर्क डन होगा वो होना चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर mg, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है √2l, है ना, √2l, और जो थीटा है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये है 45 डिग्री। तो वैल्यू रखने से ये हो जाएगा अपना m इंटू जी इंटू एल। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं mg इंटू एल। तो आप देखेंगे कि दोनों तरीके से, इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से, दोनों से सेम रिजल्ट आया। ठीक, अब बचता है अपने पास जो तीसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि हमें ऐसे करना चाहिए कि वर्क डन क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, वर्क डन यहाँ पर निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यहाँ पर फोर्स क्या है, mg है, और उनका प्रोडक्ट निकालना किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ आया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना एल के इक्वल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स हो जाएगा एल। तो यहाँ से भी W का जो वर्क डन का जो वैल्यू आया वो आ गया है mgl। ठीक, करेंगे
कि जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है, जो फोर्थ तरीका है वर्क डन कैलकुलेट करने का, उसको यूज़ करेंगे। तो ये तरीका कहता है कि वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करें तो पहले हमें लेना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर √2L है, ठीक है, √2L डिस्प्लेसमेंट है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी जो mg है इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो mg का कंपोनेंट अगर रिजोल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो इसका कंपोनेंट चूंकि एंगल 45 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg cos 45, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर mg cos 45 से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये भी mgl आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 4 फॉर्मूले हमने सीखे, इन चारों फॉर्मूले से सेम आंसर आता है। अब हमें क्या करना है कि इन चारों में से कोई एक मेथड को अप्लाई करना होगा, जो भी हमें आसान लगता हो, जो भी इजी लगता हो, है ना, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो तो हमेशा ये यूज करना है, ठीक। और अगर दोनों वेक्टर यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया गया हो, एंगल दिया गया, तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब इसमें हम एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर कोई फोर्स वेरिएबल हो तो फिर किस तरह से उसके कारण से जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा केस है वो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो हो सकता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो फोर्स है उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट माना जाता है ना, और फिर क्या करते हैं, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क डन निकालते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और फोर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकल गया। और अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल करके हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से वर्क डन आएगा, ठीक है। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ही एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो सकता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में ही दिया गया हो। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो तो ये जो फोर्स F है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Fx i कैप Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ठीक। ये फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में। और जो डिस्प्लेसमेंट है ds उसको लिख सकते हैं इस तरह से dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक। तो अगर चूंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ में और के कैप वाले को के कैप के साथ में, और बाकी जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है सेपरेट करके, तो लिख सकते हैं Fx dx प्लस इंटीग्रेशन Fy dy प्लस इंटीग्रेशन Fz dz, और साथ में लिमिट भी रख सकते हैं। लिमिट हम लोग जब x डायरेक्शन वाले फोर्स की बात करेंगे तो इसमें लिमिट रखेंगे x1 से
x2 और जो y डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर लिमिट रखेंगे y1 से y2 और यहाँ पर लिमिट रखेंगे z1 से z2। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बाय 3 डायमेंशनल फोर्स। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ना, ये ऐसे फोर्स के कारण से वर्क डन है जो कि 3 डायमेंशनल है और पार्टिकल को एक पॉइंट x1 y1 z1 से दूसरे पॉइंट x2 y2 z2 तक डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इट इज वर्क डन बाय force F is equal to Fx I cap Fy j cap और Fz k cap in displacing a particle from a point whose coordinate is x1 y1 and z1 to the point whose coordinate is x2 y2 z2। तो कभी भी किसी ऐसे फोर्स के कारण से वर्क डन निकालना हो, है ना, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये 3 डायमेंशनल फोर्स है, जबकि पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जा रहा हो। ठीक है, तब हमें ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि कोई फोर्स 1 डायमेंशनल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 डायमेंशनल फोर्स उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि y और z नहीं हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे fx dx, वर्क डन जो होगा वो ये हो जाएगा और इसका लिमिट रखेंगे x1 से x2 तक। ठीक है, 1 डायमेंशनल फोर्स का वर्क डन इस तरह से निकालेंगे अगर x डायरेक्शन में हो, क्योंकि y और z वाले कंपोनेंट 0 होंगे तो ये 2 टर्म पहले ही 0 हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, x और z डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो, तो वर्क डन जो होगा सिर्फ वो इस वाले कंपोनेंट के कारण से आएगा, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 डायमेंशनल फोर्स के कारण से वो वर्क डन। कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्स है जो कि 1 डायमेंशनल है, तो उसको x और y या z के टर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसको r के टर्म में लिखा जाता है। तो उस केस में जो वर्क डन है हम लोग ऐसे लिखते हैं F डॉट dr, जहाँ पर dr जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और इसमें लिमिट रखते हैं r1 टू r2। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल फोर्स के कारण से वर्क डन इतना आता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे इस पर बेस्ड। पहले एग्जाम्पल करते हैं 3 डायमेंशनल फोर्स के कारण से वर्क डन कैलकुलेट करने वाला, फिर 1 डायमेंशनल फोर्स के कारण से वर्क डन कैलकुलेट करने वाला भी एक एग्जाम्पल करेंगे। तो 3 डायमेंशनल फोर्स के कारण से जो वर्क डन होगा उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल ये है कि हमें एक फोर्स दिया गया है F इज इक्वल टू x I कैप y j cap is applied on
a particle and particle gets displaced from a point 1, 1 to other point whose coordinate is 5, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है एक्चुअली में 2 डायमेंशनल फोर्स हो गया। तो इसके कारण से वर्क डन निकालना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है W इज इक्वल टू fx dx और fy dy, ये वाला टर्म नहीं है तो वो टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू fx dx प्लस fy dy। और इसमें जब हम लोग लिमिट रखेंगे तो देखेंगे कि जो पॉइंट का, जो जर्नी का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1, तो इसका x वाले डायरेक्शन में लोअर लिमिट x का रखेंगे 1 और अपर लिमिट रखेंगे फाइनल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 to 5। उसी तरह से y डायरेक्शन में देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए fx और fy के वैल्यूज रखेंगे। तो fx जो है वो दिया गया है x इंटू dx और fy जो है वो है y इंटू dy। और इसमें लिमिट हमने अभी रखा है 1 to 5, है ना। तो इसमें ऐसा करेंगे कि लिमिट हो गया 1 to 5 और यहाँ भी 1 to 5। ठीक, तो जैसा कि देख सकते हैं x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 और इसमें लिमिट रखेंगे 1 to 5 प्लस इसमें भी लिमिट रखेंगे y स्क्वायर बाई 2 और इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे 1 to 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 1/2 लिमिट रखने पर, प्लस इसमें भी लिमिट रखेंगे तो आएगा 25/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है ये वाला टर्म आएगा 24/2 प्लस 24/2 यानी कि 24 जूल, ये आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो जिस तरह से हमने 2 डायमेंशनल फोर्स के कारण से वर्क डन कैलकुलेट किया, उसी तरीके से 3 डायमेंशनल फोर्स के कारण से भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 डायमेंशनल फोर्स के कारण से भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 1 डायमेंशनल फोर्स वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि फोर्स F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x is applied on a particle, then find work done by this force, when
particle is displaced from x is equal to 1 to x is equal to 4 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वन डायमेंशनल फोर्स वाले का। तो हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला अपना ये था कि जब वर्क डन कैलकुलेट करना हो, आप देख सकते हैं कि ये वन डायमेंशनल फोर्स है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में एक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि एफ एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट रखेंगे x1 टू x2। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि फोर्स एलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये x डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो fx का जो वैल्यू है उसको रखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, और जो लिमिट है वो रखेंगे, यहाँ दिखाया गया है x का वैल्यू 1 से फाइनल वैल्यू है 4 तक ले जाएंगे इसको। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट रखेंगे 1 to 4। ठीक, तो ये 3 3 कैंसिल और ये 2 2 कैंसिल। तो लिमिट रखने के बाद क्या होगा, ये आएगा 64 प्लस 16 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आ जाएगा 78 जूल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ये कहा गया है कि फोर्स F इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप is applied on a particle and the particle is displaced from a point 1, 1 to the point 3, 4. Then find work done by the force। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क है ना। पहला जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उस क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पर x और j वाले कंपोनेंट में y था। उस फोर्स में ये जस्ट x और y उल्टे हो गए हैं, मतलब कि I के साथ में y है और j के साथ में x है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है वो ट्रिकी है। बस इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वर्क डन होता है वो होता है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। लिमिट रखेंगे इसमें 1 से 3 और इसमें रखेंगे 1 से 4। तो जो एफ एक्स है ये है वाई डी एक्स प्लस एफ वाई जो है ये है एक्स डी वाई। ठीक है, और इसमें लिमिट रखेंगे
1 से 3 तक और इसमें रखेंगे 1 से 4 तक। ठीक है। अब जैसे अगर एक साथ में हो टर्म तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। उसी तरह से ये दो अलग अलग टर्म हैं, इनको हम लोग एक साथ में भी कर सकते हैं। इनको लिख सकते हैं y dx प्लस x dy। ठीक है। और लिमिट कैसे रखेंगे? इसमें लिमिट रखेंगे, जो लोअर लिमिट है उसका x और y कोऑर्डिनेट है 1, 1 और अपर लिमिट रखेंगे 3, 4। ठीक है। लेकिन अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म है y dx प्लस x dy, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू y। ठीक है। और जो लिमिट है इसको ऐसे ही रखेंगे, x और y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ में रखेंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट हो गया 3, 4। यह है 1, 1। ठीक। अब ये सोचेंगे कि इससे ये वाला टर्म कैसे आया, तो इसके लिए हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं कि सपोज अगर ऐसे दिया गया हो हमें कि कोई फंक्शन है p, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई। तो अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो dp बाई dt, ठीक, तो मैं इनको भी डिफ्रेंशिएट करूँगा प्रोडक्ट रूल से। डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है तो उसके हिसाब से आएगा x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो dt है इस dt को कैंसिल किया जा सकता है और p क्या है, p का वैल्यू है एक्स वाई, यानी हमने x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन किया है तो यह है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये वाला जो टर्म है यही टर्म यहाँ पर है और ये जो टर्म है इसको हमने यहाँ पर लिखा है। क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। अब जो है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है आसान है। कैसे? तो आप देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, उसी तरह से dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है, तो उसी तरह से dx इंटू वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट रखेंगे। तो लिमिट दोनों ही कोऑर्डिनेट रखने पड़ेंगे 1, 1 और अपर लिमिट रखेंगे 3, 4। ठीक है। तो लिमिट रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर x और y के पहले अपर लिमिट रखेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 4 माइनस, फिर x और y दोनों के लोअर लिमिट रखेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 1। तो ये हो गया 12 माइनस 1 दैट इज 11 जूल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और ट्रिकी किस मामले में था, सिर्फ इंटीग्रेशन है। बाकी जो हमने पहले सीखा है वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है। ठीक। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं 1 डायमेंशनल फोर्स पर बेस्ड। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि यह फोर्स F इज इक्वल टू 3r स्क्वायर is acting in a fixed direction and the object is displaced in that direction from
R1 is equal to 2 मीटर to R2 is equal to 4 मीटर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल फोर्स वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने दो फॉर्मूला सीखे थे, एक ये वाला, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, और हमने कहा था कि वन डायमेंशनल फोर्स को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है आर के टर्म में। तो एफ डॉट डी आर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आखिरी वाला, उसमें ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लीकेबल होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको, इसमें आप देखेंगे कि जो वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, एफ डॉट डी आर, और एफ का जो वैल्यू यहाँ बताया गया है वो है 3r स्क्वायर, है ना, 3r स्क्वायर है इंटू डी आर। अब इसमें r का लिमिट रखना हो तो 2 से 4 तक लिमिट रखेंगे, 2 to 4। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, 2 to 4। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। लिमिट रखने के बाद क्या होगा, इसमें रखेंगे, ये आएगा 64 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो गया 56 जूल। वर्क डन कैलकुलेट करने का जो थर्ड मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसका एरिया से वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन बाय फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें दिया गया हो, सपोज ये जो है ये फोर्स वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम लोग रख देते हैं फोर्स और एक्स एक्सिस पर रख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है। तो इस ग्राफ का एरिया निकालना हो, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि जो एरिया होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से एफ इंटू डी एस ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और अभी हमने क्या सीखा है कि एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एस ये वर्क डन भी बताता है। तो ये कहा जा सकता है कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन बाय द फोर्स। सो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives work done by the force। ठीक, अब इसमें ये हो सकता है कि जो लिमिट दिया गया हो कि कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का निकालना है वर्क डन, सिर्फ उतने ही लिमिट तक का एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कहा गया है कि अगर S1 से लेकर के S2 तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये S1 से S2 तक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना दूर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं कि इस ग्राफ वाले मेथड पर बेस्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज अपने पास एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है ना,
y एक्सिस पर फोर्स है और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है कि ग्राफ इनिशियली स्ट्रेट लाइन से इस तरह से चेंज हो रहा है और ऐसे आ जा रहा है, ठीक। अब फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिया गया है 10 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल 4 मीटर और ये टोटल हो गया 8 मीटर, इतना है। इसमें हमें पता करना है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 40 जूल, ठीक है। तो यही जो है ये वर्क डन भी हो गया इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स।